हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव हैं, तो उनको आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जितने भी थंबनेल में आपने यहाँ पे जितने भी यहाँ पर देखे होंगे, जैसे कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जितने भी इनिशिएटिव आपने थंबनेल में देखे हैं वो सारे इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करवाने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये PDF चाहिए तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखेंगे कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव हमने जो लिया है, ये कैसे लिया है, हमने क्यों लिया है, क्या करना है, क्योंकि भाई इतने क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन देखोगे आप, बायोडाइवर्सिटी भी इतनी हार्म हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कन्वेंशन देखेंगे। देन उसके बाद हम रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेमवर्क्स भी देखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारा ISA विच इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यही आ गया है। तो कन्वेंशंस को याद करने का तरीका सिंपल है कि 3-4 पॉइंट्स जो है अपने माइंड में रखिए। पहले इसका पूरा आप वर्ड देखोगे, एक्रोनिम है ना, एक्सपेंड द वर्ड करके क्वेश्चन आ जाता है ना, फुल फॉर्म टाइप्स। तो ये जो है आपको वर्ड याद रखना है ना। ISA क्या है? ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर दूसरी बात आ जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब लॉन्च हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था, कब प्रपोज हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ये सारे जो टर्म है वो सिमिलर टाइप्स ही हैं, बस याद करना है। ठीक है, एक भी डेट याद कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड दूसरी डेट याद हो जाती है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा वो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ अ कोलिशन ऑफ द कंट्री एम्ड एट प्रोमोटिंग सोलर एनर्जी यूज़ एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, ये लिख लो आप। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वो यहाँ पर 2015 है ना, नवंबर में प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 2017 दिसंबर 6 में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करा गया है। ठीक है, डेट याद हुई या नहीं हुई? 2000 डेट याद मत रखो, सन तो याद रख लो। 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ है। इज दैट क्लियर? कब लॉन्च हुआ था, कब प्रपोज्ड हुआ था? टर्म सेम है, 2015। समझ आ गई बात? अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी सोल्यूशन। क्या मैंने एक लाइन बोली कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर प्रमोट करना है सोलर एनर्जी यूज़ और रिड्यूस करना है डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल। एज सिंपल एज दैट। हमें फॉसिल फ्यूल पे रिलायबल नहीं रहना है, हमें प्रमोट करना है सोलर एनर्जी यूज़, या दूसरा टर्म क्या है, टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। समझ आ गई बात? ओके, इसमें सोलर एनर्जी डिप्लॉयड होंगी, सोलर टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डिप्लॉयड होंगी एंड मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट इन द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ओके, है ना। और इससे क्या होगा, लो कार्बन, क्योंकि लो कार्बन इमिशन हो रहा है ना, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है ना हमें अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें यहाँ पे 1 सन 1 ग्रिड, 1 वर्ल्ड, 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड। ठीक है, ये ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए हैं। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड है, इसके प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ओके ओके, ये इसका एक प्रोजेक्ट है। समझ आ गई बात? अच्छा, तो ये रहा इम्पॉर्टेंट चार्ट। देखो बच्चे, इसको याद कर लो, अपने मन में ढालो क्या हो रहा है इससे। हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस ख़त्म करेंगे, सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज हो रही है, मतलब हम इन्वेस्टमेंट अच्छे के लिए दे रहे हैं ना। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा सोलर प्रमोशन ऑलरेडी हो जाएगा और सोलर टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय कर रहे हैं, है ना। या इस तरीके से याद करो। अब ट्रिक क्या हो जाएगी, हमें सोलर एनर्जी, मतलब हमारे पास घर में ख़त्म हो गया भाई, जितना भी कोल था वगैरह वगैरह ख़त्म हो गया। अब हम क्या करें भाई, सोलर एनर्जी चाहिए। सोलर एनर्जी के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट ले ली हमने और सोलर एनर्जी का प्रमोशन कर दिया, सोलर एनर्जी पैनल लगा लिया। सिंपल, ये 4 पॉइंट याद हो गए। 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये याद हो गया ना याद? ओके, मुझे कमेंट में आपका फीडबैक भी चाहिए। ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे फीडबैक चाहिए कि ठीक लग रहा है ना ऐसे पढ़ाना, या फिर
कोई और बोर्ड पे पढ़ाना अच्छा लगता है आपको, या जो भी है हैंड रिटन नोट्स अच्छे लगते हैं, कमेंट डाउन जस्ट। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन भाई ये किसी लिए आया था? सबसे पहले रामसर कन्वेंशन जब भी दिमाग में आया ना, वेटलैंड, वेटलैंड, बस यही आना चाहिए। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, टू कंजर्व एंड टू सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द वेटलैंड। ठीक है, ये जो मैंने लाइन बोली ना, टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड वर्ल्ड वाइड, ये इसकी एक टैग लाइन ही समझ के याद कर लो, या ऑब्जेक्टिव समझ के याद कर लो। टू इंश्योर द कन्वेंशन, सॉरी, टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड वर्ल्ड वाइड। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1971 में। देखो अब डेट से याद रखो, 1971 में साइन हुआ था। ठीक है, 1975 में, ठीक है, ये यहाँ पे इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, कोई सी भी डेट जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लो। मेरे ख्याल में 1971 वाली याद रखो। ठीक है, कब साइन हुआ था? 1971। ISA की भूल तो नहीं गए हैं? कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2017। इसकी एक डेट याद रख लो, 1971 में साइन हुआ था। क्या क्या है भाई, किस लिए हुआ है? टू इंश्योर द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड वर्ल्ड वाइड। ओके, इट रिकॉग्नाइज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड प्रमोट देयर प्रिजर्वेशन। ऑब्वियसली वेटलैंड 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 ही सोचना है, इंपॉर्टेंस वेटलैंड को देना है, प्रमोट करना है वेटलैंड की कंजर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया में यहाँ पे सेवरल रामसर साइट्स हैं हैज़ बीन डेजिग्नेटेड इंक्लूडिंग कियालाडो नेशनल पार्क। मेरे को एक बात बताओ, कियालाडो नेशनल पार्क है कहाँ पे? इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप याद रखोगे कि कियालाडो नेशनल पार्क बोल दिया है कहाँ पे, वो साइट बताइए पर्टिकुलर। आ जाते हैं क्वेश्चन, राजस्थान में, क्योंकि ये फेमस है बच्चे, इसलिए ये पहले आया। चिल्का लेक भी फेमस है, वो कहाँ पर है? वो उड़ीसा में है। सुंदरबन वेटलैंड भी फेमस है, वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। समझ आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला, इतना लिख के आ जाओगे, वेल एंड गुड। पर प्लीज़ एक और चीज़ और याद रख लेना, एक ट्रिक से समझाऊंगी। रामसर कन्वेंशन में एक क्वेश्चन आता है कि हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, और वेटलैंड का इंपॉर्टेंस अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वेटलैंड का इंपॉर्टेंस, लाइक वेटलैंड क्या होता है? एरिया कवर्ड विद वाटर, है ना? तो ये यहाँ पर लैंड और रिवर के बीच का यहाँ पे एरिया होता है, तो यहाँ पे वाटर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, यहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, या जो भी चीज़ें हैं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें थ्रेड क्या है ये भी पूछा जाता है। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि लाइक ये एक लैंड था, है ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक ऐसा धंसा हुआ लैंड, यहाँ पे पानी फिल हो गया। ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ही मत सुनना इसे प्लीज़। ठीक है, अगर आप एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स हो, बॉटनी के स्टूडेंट्स हो, जिनका ये पेपर है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ऐसे याद करा था कि नीचे सॉइल है, ये ट्रिक है, वैसे ही मैं बोल रही हूँ। तो सॉइल से आप याद रखोगे कि दो सॉइल, सॉरी यहाँ पे सॉइल है, सॉइल से आप याद रखोगे दो चीज़ें, कि यहाँ पे सॉइल इरोजन कम हो रहा है। ठीक है, तो वेटलैंड क्या करता है? सॉइल इरोजन को कम करता है। ओके, और क्या करेगा यहाँ पे? ये सॉइल को क्या करेगा? सॉइल की फर्टिलिटी में, है ना, टू सॉइल इसीलिए मैंने याद करा था, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाने में हेल्प करता है। ये दो चीज़ें हो गई, ये ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर और मैंने याद करा था कि 3 वाटर, ऐसे याद करा था। 3 वाटर में क्या है? 3 वाटर, 3 वाटर में ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये फ्लड को, एक्चुअली फ्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है, प्रिवेंट। ओके, सेकंड कि यहाँ पे ये वाटर को पॉल्यूट, जो पॉल्यूटेड वाटर को है, ये मतलब पॉल्यूटेड वाटर को साफ़ करता है। तो पॉल्यूटेड वाटर, ऐसे मैंने एरो लगा दिया है, डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब समझे आप बात? ओके ओके। थर्ड क्या है? वाटर से ही रिलेटेड, कि यहाँ पे ये वाटर का हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज।
ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना कन्वेंशन, ये कन्वेंशन सिर्फ यहाँ ही हेल्प नहीं करेंगे, आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, यूपीएससी वगैरह, ये सब आते हैं कन्वेंशन, वहाँ पे भी आते हैं। और ये नहीं है कि रामसर कन्वेंशन क्या ही होता है, ये पूछा है तो वेटलैंड के ऊपर है, वेटलैंड क्या होता है, आपको वेटलैंड ही नहीं पता क्या होता है। अरे ये कन्वेंशन बना है तो क्यों बना है, क्योंकि उसको खतरा है। भाई खतरा किससे, आपको ये नहीं पता वेटलैंड क्या है, वेटलैंड में होता क्या है, वो हेल्प इतना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप, मैंने जो ट्रिक बनाई ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक नहीं है लेकिन ये कितना हेल्प कर रहा है, समझ आया बात। अब क्या मैं बोल रही हूँ, ऑल्सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन लाइक एनिमल डाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है। तो ये अलग से याद कर लो कि हमारे ह्यूमन लिवलीहुड में भी ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। लाइक मेडिसिनल प्लांट होता है, जैसे आप देखोगे कि आप लोटस देखोगे तो ये वेटलैंड टाइप एरिया में ग्रो करता है, समझ आई बात। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ चलती रहती है। अच्छा, थ्रेट क्या होते हैं, थ्रेट क्या है, इसके 3 थ्रेट हैं, याद रखना है। पॉल्यूशन, एक तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। ड्यू टू द पॉल्यूशन इंक्रीजेस इन्वेजिव स्पीशीज़, इन्वेजिव स्पीशीज़ मैंने बोला लाइक पार्थेनियम, ठीक है। तो वो हमारा इन्वेजिव स्पीसीज़ हमारे इंडिया में आई थी, है ना। तो यहाँ पर लेकिन वेटलैंड के अगर आप उसमें बोलोगे तो एग्जांपल आप लोगे यहाँ पे वाटर हाइसिंथ का, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ये आ चुकी है और ये सच में इन्वेड कर रही है, ठीक है। फिर है क्लाइमेट चेंज, ये 3 थ्रेट है, इसकी याद रखना है। ट्रिक क्या है, कैसे ही ट्रिक याद कर लो, PIC याद करके रख लो, पिक, ठीक है। पिक्चर ना होते, पिक्चर होती ना, पिक्चर, बस। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इंडिया की साइट्स पूछी जाती है एग्जाम्पल में, बता दी है मैंने आपको, ठीक है। ये किस तरीके से हेल्प कर रही है बायोडाइवर्सिटी भी बचाने में, ये मैंने आपको कन्वेंशन बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, आई होप। चलिए बढ़ते आगे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बच्चे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन क्या समझ रहे हो, क्या ओवरव्यू आ रहा है मन में, पहले आप मेरे को ये बताओ। सिंपल सी बात है, हमें कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैं सस्टेनेबल उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, तो यहाँ पे एक सस्टेनेबल वर्ड आया तो मुझे वो चैप्टर याद आ गया, मतलब, तो वो भी देख सकते हो आप वीडियो। उसमें भी मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी पे ही एम्फेसाइज दिया था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। सस्टेनेबल वाले चैप्टर में मैं बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रही थी, अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात आई तो मैं सस्टेनेबल पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है उसके कंपोनेंट का, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें हमें ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है बट उसके कंपोनेंट को भी सस्टेनेबली यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप उसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिख के आओगे कि इट्स एम्स at conserving biological diversity, promote sustainable use of its component, ensure fair and sharing benefit arising from the genetic resources. The Biological Diversity Act 2002 was enacted in India to implement the provision of the CBD, and the National Biodiversity Action Plan outlined the strategies of the biodiversity conservation at the national level. अब इसमें 3 बच्चे आ गए, देखो 3 आ गए, एक तो यहाँ पे CBD आ गया, ये जो कन्वेंशन है, और बच्चे इसमें कन्फ्यूजन भी रहते हैं। एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आ गया और यहाँ पे एक हमारा है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, ये, ठीक है। ये 3 आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए बोल रही हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो आप बच्चे, CBD कब आया था। CBD जो है इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने बोला ये अभी इसकी लाइन है ये। अब यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्टिव था जो अभी मैंने बोला। अब ये जो कन्वेंशन है, ये जो कन्वेंशन है ये साइन हुआ था इन 1992, ठीक है। और ये कब आया, तो इट इज़ इन फोर्स इन 1993, ठीक है, समझ आई बात, ये 1993 है, ठीक है। अब ये UNCED के द्वारा हुआ था और ये इन फोर्स में आया था 1993 में रियो डी जेनेरो में, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर इसका ना एक मैं टैगलाइन ही बता देती हूँ। जब भी कन्वेंशन है तो आपको 3 चीज़ें लिखनी है। ऑब्जेक्टिव, गोल्स क्या थे इसके जो आते हैं मेनली, क्या थे इसके गोल्स,
तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो 2002 है, एज द नेम सजेस्ट। बस इसमें क्या है कि हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइक प्रोविज़न ऑफ द CVT, और इसमें हम एम्फसाइज करते हैं जैसे कि लाइक कुछ प्रोविजंस होते हैं ऑन ट्रांसफ़र ऑफ द इंडियन जेनेटिक मटेरियल, है ना, आउटसाइड लाइक हम जो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते ही होंगे, लाइक टर्मरिक है तो हमें पता है वो एंटी है ना ऑक्सीडेंट होता है या जो भी है, तो वो चीज़ हमें पता है कि नीम का क्या इंपॉर्टेंस है, टर्मरिक का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो वो चीज़ें बाहर चली जाती हैं, लोग बाहर यूज़ कर रहे हैं और बिना पूछे यूज़ करेंगे तो वो अनएथिकल हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं कि हमें यहाँ पर इस एक्ट में इसका प्रोविज़न भी है। तो कुछ आप जब फीचर्स पढ़ोगे आप मुझे बताओगे, तो कमेंट में लिखोगे तो मैं इसको अलग से और फीचरिस्टिक वे में बताऊँगी। अगर लॉन्ग राइटिंग पैटर्न में है अगर आपका एग्ज़ाम, तो मैं अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है उस पर भी यहाँ पे फोकस करता है, तो सस्टेनेबल यूज़ में आ सकता है ये, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, सेटिंग ऑफ द नेशनल एंड स्टेट फंड, लाइक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में NBA होता है एक, है ना। NBA क्या होता है, यहाँ पे नेशनल बोर्ड अथॉरिटी, एक होता है SBB नेशनल सॉरी स्टेट बोर्ड आई थिंक मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, तो वो मैं डिटेल में जब ये एक्ट कराऊंगी तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दूँगी, ठीक है, ओके। अभी जहाँ फोकस करते हैं वहाँ करते हैं। मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव बताने थे जो तीनों के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो लाइक स्ट्रेटजीज़ और कई गोल्स देख लेते हैं जो तीनों में आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। ये गोल्स जो हैं, है ना, एक तो मेरी राइटिंग यहाँ पे देखो गोल्स, ओके। तो पहला जो है आप इसमें मैं शॉर्ट में बता दी कंजर्वेशन, ठीक है, और सेकंड है सस्टेनेबल यूज़, थर्ड है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ठीक है। कंजर्वेशन करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, सस्टेनेबिलिटी वे से यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करना है। ये 3 पॉइंट याद कर लो अभी का भी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। प्लीज़ ये 3 पॉइंट याद कर लो, और ये बस ये 3 लिख के आ जाओगे तो काम बन जाएगा आपका, ओके ना। अब यहाँ पे ना इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो है, ये जो है इसमें डेट नहीं है, तो ये जो है अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 6 नवंबर, ठीक है। ये जो है इसमें आप लिखोगे कि इट इज़ अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 6 नवंबर 2008, ठीक है, समझ आई बात, है ना। तो इसमें क्या है, इट इंक्लूड द प्रोसेसेस बाय विच द कंट्रीज कैन प्लान टू एड्रेस देयर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो लाइक हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हम, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको आप लिख भी सकते हो। पहला जैसे कि स्ट्रेंथ कर सकते हैं, और किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन जो हम पढ़ते हैं वो चीज़, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़, थर्ड है इन्वेजिव स्पीसीज रेगुलेशन, फोर्थ है पोल्यूशन का इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देख सकते हैं डिटेल में, अगर आपको चाहिए तो बता देना, या आप इसमें बना के लिख के आ सकते हो। कंजर्वेशन इन सीटू क्या होता है कि जहाँ पर है वहीं पर हम कंजर्व कर देते हैं, है ना। एक्स सीटू क्या होता है, हम कहीं बाहर करते हैं, है ना, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क हो गया, है ना, और बॉटनिकल गार्डन हो गया। और सस्टेनेबल यूज़ वाला पॉइंट बताया ही है। इन्वेसिव स्पीसीज रेगुलेशन जो मैंने अभी आपको बताया था कि लाइक उसमें वेटलैंड में बताया था वाटर हाइसेंथ, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत तरीके के यहाँ पे इन्वेसिव होते हैं, है ना, जो नेटिव स्पीशीज़ को ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, वो उसका रेगुलेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आनी थी, जो मैंने हर एक चीज़ बता दी है, इससे बाहर तो नहीं कुछ आ सकता। ये अपना चल ही रहा है, और मैंने बताया अप्रूव हो चुका है, चल रहा है हमारा, है ना। और ये हमारा आया था 2002 में, ये 1992
1992 में, ठीक है, साइन हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था 1993 में, ठीक है। अब देखो बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन क्या है बताओ, मुझे कौन बताएगा। बेसल कन्वेंशन क्लास में भी तो ऐसे पढ़ते हैं, बताओ। और एक दो लोगों को पता भी होता था, मुझे पता है कि वीडियो में अगर आप देखोगे तो देखो हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हूँ, लेकिन ऐसे समझो कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ट्राई करो क्या है बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम्स टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ hazardous वेस्ट बिटवीन द नेशन, पर्टिकुलरली फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पर क्या है, हमें बस प्रिवेंट करना है ट्रांसफ़र ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। लाइक कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वो डेवलपिंग कंट्री में छोड़ देती हैं, उनके लिए वेस्ट हो गया। हमारे लिए वो लाइक हम कचड़े से भी, लाइक कुछ लोग जो होता है वो अपना समझ के लाइक कि ये काम का है, और हम ये नहीं देखते हैं कि बचा कुचा जो हम फेंक रहे हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, क्योंकि वो तो अपनी कंट्री से उसको आउटसाइड कर चुके हैं, है ना, वो डेवलप्ड है ऑलरेडी और हम डेवलपिंग है। तो इसमें गलती ना तो उनकी है ना हमारी है, लेकिन प्रॉपर मैनेज तो नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी साइड से निकाल दिया, ठीक है, उन्होंने अपना तो वो कर लिया कि भाई हमारी कंट्री से गया, अब तुम देखो अपना काम देखो, लेकिन हमें अब ये मैनेज करना होगा, डेवलपिंग कंट्री को भी और डेवलप्ड कंट्री को, दोनों को देखना होगा कि वो हमारी कंट्री में नहीं आना चाहिए, और आ रहा है तो कैसे उसे मैनेज करना चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए कि ये जा क्यों रहा है, भाई हमारा है तो हमारे पास ही रहना चाहिए, है ना। ये दोनों, ये ग्राउंड लेवल पे बात है कि आ तो रहा ही है, अब देखना तो डेवलपिंग कंट्री को ही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। इट प्रमोट्स द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द hazardous वेस्ट, इनकरेज द कंट्री टू मिनिमाइज द वेस्ट जनरेशन एंड प्रमोट द रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। तो इसका एक सोल्यूशन है डेवलप्ड कंट्री से कि वो यहाँ पर उसको रिसाइकल करें, रिकवर करें, और जितना कम हो सके उतना वेस्ट प्रोड्यूस करें, है ना। तो यही यहाँ पर है, ये क्या है यहाँ पर, लाइक ये 1992 में फाइनली साइन हुआ था, ठीक है। ओके, तो आप इसमें ये डेट याद रख सकते हो, है ना। ओके, तो ये डेट आप याद कर सकते हो कि ये एंटर इनटू द फोर्स, मैं लिख देती हूँ, एंटर इनटू द फोर्स 1992 और एडॉप्टेड ऑन मार्च, है ना, पर्टिकुलरली मुझे डेट याद नहीं है, 1989, ठीक है। ओके, तो ये याद रख लेना, कुछ भी याद कर लो, 1992, 1989, ये याद कर लो 1989, ओके, समझ आ गई बात। एक बार ऊपर से रिवाइज कर लो बच्चे। आईएसए जो था वो 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है, मैं एक डेट बता रही हूँ, और उसके बाद रामसर पढ़ा था 1971, ठीक है, और उसके बाद हमने सीबीडी करा था, तो सीबीडी में हमने देखा था कि 1992 को साइन हुआ था, ठीक है, और 1992 को ही ये इन फोर्स में आया। ओके, तो ये दोनों सही थोड़ा मैच कर रहे हैं, उससे किससे, सीबीडी से। ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान देखा था, जो कि अप्रूव हुआ था कब, 2008। ओके, देन उसके बाद हमने उसी में था 2002 एक्ट, वो भी देख लिया था हमने। देन हम बेसल कन्वेंशन कर रहे हैं, ये इन्फोर्स कब हुआ, 1992 में, अडॉप्ट कब हुआ, 1989 में। सारी डेट्स जितनी बार रिवाइज करोगे तो वैसे ही ये सारे एक्ट याद हो जाएंगे। ओके, कंपोनेंट्स जब डिटेल में लिखने को आ जाए तो ये कंपोनेंट्स क्या, रिसाइकल और रिकवरी करना चाहिए, कैसे करें, ठीक है, वेस्ट मिनिमाइज़ करो भाई, ठीक है ना, जितने भी ज़्यादा ऐसे हार्मफुल वेस्ट होंगे उनको हमें रेगुलेट करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट, ठीक है, इसको रेगुलेट करना चाहिए, इन्वायरमेंट मैनेज करना चाहिए, सेफ़ हैंडलिंग करो हज़ार्डियस सब्सटेंस की, तो वो बेनिफिट करेगा। तो आर ऐसे याद कर लो, आर, ठीक है, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी जैसे ही याद कर लोगे तो किसका रिसाइकल एंड रिकवरी करना है, हज़ार्डियस वेस्ट का, और उसको मिनिमाइज़ करना है वेस्ट को। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेज हो जाएगा। समझ आई बात। ओके, कार्बन न्यूट्रल गोल्स क्या है,
कार्बन न्यूट्रल गोल्स बताइए बच्चे, व्हाट इज़ कार्बन न्यूट्रल गोल्स। तो ऐसे गोल्स जहाँ पे एक कमिटमेंट ऑफ द कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस टू बैलेंस द amount of greenhouse gases emitted with an equivalent amount of the emission removed from the atmosphere। Like अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, मैंने अपनी कंपनी खोली या कोई कंट्री का कहना है या कोई बिज़नेस मैंने ओपन करा, कोई इंडस्ट्री लगाई, तो इसमें जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होगा तो मुझे उसको कैसे बैलेंस आउट करना है, यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखो इफ़ेक्टिव रिमूवल इम्पैक्ट और यहाँ पे हायर इमिशन इम्पैक्ट, ठीक है। ये किस तरीके से उसमें रखा है, वेइंग बैलेंस, लाइक क्या बोलते हैं, तराजू, उसमें रखा है, ठीक है। ओके, अब देखो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लाइक एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर लैंड पे, है ना, और इसी से रिलेटेड जितना हो सके उतना कम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। वही चीज़ है, हमें उसको मैनेज करना है, आप किसी तरीके से भी करेंगे। नेट ज़ीरो कोलिएशन, नेट ज़ीरो भी उसी तरीके का सेम टर्म है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी टू अचीव द नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय द मिड सेंचुरी, ठीक है। दिस कोलिएशन एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। मतलब कि नेट ज़ीरो भी सेम चीज़ है कि मतलब हमें वो चीज़ जो हम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें एक टारगेट बनाया है, उसको अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं मैंने डिटेल में कवर करा दिया है, कौन से वीडियो में, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन में, तो उसमें भी बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे देखो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे कि हमारे आगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सारे हैं। सोलर एनर्जी है विच आर गोइंग टू बी रिन्यूड और रेप्लेनिश्ड, ठीक है। तो याद आ रहा है कुछ, वही चीज़ है, ओके। देन उसके बाद है, ये देख लो, इसका एक यहाँ पे डायग्राम है, CO2 कैसे कम कर सकते हैं हम। यूनाइट स्टेक होल्डर्स, ट्रांजिशन ऑन टू रिन्यूएबल एनर्जी, इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, अचीव नेट ज़ीरो एमिशन। वी आर गोइंग टू अचीव इट व्हेन वी यूनाइट, व्हेन वी मूव टू द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल सोर्सेस एंड व्हेन वी इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू अचीव द नेट ज़ीरो एमिशन, है ना। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड ना, ओके, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि हम फ्रेंड्स का ग्रुप है, हमने मिलके यहाँ पे सोलर एनर्जी लगाया विच इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, है ना। तो सोलर एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, तो हमने यहाँ पे ये अचीव कर लिया। क्या अचीव करा है हमने, नेट ज़ीरो एमिशन, समझ आ गई बात। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट phenomena, it is an important mechanism, it is a flexible mechanism under the क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन कम करते हैं। देखो मैं ऑफ टॉपिक जा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ा ही रही हूँ CDM, लेकिन मैं ये भी बता रही हूँ, ये जो है ना ये पूछा जाता है, ठीक है। CDM जितना इंपॉर्टेंट है, कहीं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जाता है क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जामिनर के और फेमस भी है। चलो दोनों पढ़ते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करने के लिए यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। बस तो यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है जो कि इस प्रोटोकॉल के अंदर बनाया गया था। थ्रू अलाउज द डेवलप कंट्री टू इन्वेस्ट इन द इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट देयर ओन एमिशन रिडक्शन टारगेट। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो अपना कार्बन इमिट कर रही हैं। अब वो कैसे इसको कम करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे कुछ पैसे दे देती हैं या पैसे दे देती हैं। तो उससे क्या होगा कि उनसे वो कहती है कि आप कोई भी ऐसे रिन्यूएबल सोर्स से या जिससे भी आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वो बनवाती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट देती हैं किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जब वो प्रोजेक्ट देती हैं तो उनसे उनकी बस एक ही मांग होती है, उससे वो यहाँ पे कार्बन कम करते हैं, ठीक है। कार्बन कम करते हैं, अपना खुद का एमिशन टारगेट वो यहाँ पे अचीव कर लेते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है एमिशन में, तो उनका टारगेट कंप्लीट होता है। इस मैकेनिज्म से प्रमोट होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्प इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो जब वो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को देती हैं प्रोजेक्ट्स जो
यहाँ पे अटेंड करती हैं तो उनको यहाँ पे कार्बन जो CER क्रेडिट होते हैं वो भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लाइक एक टर्म होता है, लाइक यहाँ पे अगर एक यहाँ पे उन्होंने CER करा तो उससे क्या होगा, 1 टन कार्बन का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। और इसमें अगर आपको लिखने को आए तो आप कैसे लिखोगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म में हम यहाँ पे एमिशन को कम करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड कंट्री लगवाती हैं, डेवलप्ड कंट्री में बाय गिविंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलप प्रमोट होती है और टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र होता है ना। टेक्नोलॉजी कहाँ पर टेक्नोलॉजी कम रहती है, कोई यहाँ पे चीज़ नहीं होती ना, लाइक मनी से रिलेटेड नहीं होता है, तो अगर वो फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब कैंपा क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कुछ लोग तो इसका वही भूल जाते हैं, एक्सपेंड दिस। इसको आप बिना देख के एक बार बोलिए क्या बोला है हमने, आप इसको ट्राई करिए। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपनसेटरी अथॉरिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये नाम से अब आप समझेंगे कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है। एफॉरेस्टेशन फंड है मतलब कि यहाँ पे एवरी टाइम अगर एक फॉरेस्ट लैंड में कुछ भी फॉरेस्ट लैंड को हो रहा है यहाँ पे फॉर एनी पर्पस ऑफ द इंडस्ट्री या समथिंग, लाइक माइनिंग के लिए लैंड चाहिए या कुछ भी इंडस्ट्री लग रहा है, तो जब भी यहाँ पर एक फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होता है फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैंपा आ जाता है। कैंपा इज़ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। एफॉरेस्टेशन समझ में आया, एफॉरेस्टेशन टर्म एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो हम यहाँ पे प्लान भी करते हैं, लाइक देखो अब यहाँ पे क्या इनिशिएटिव है इंडिया में जिससे कि प्रमोट होगा एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी टू कंपनसेट फॉर द लैंड डाइवर्टेड इनटू द नॉन फॉरेस्ट पर्पस। द अथॉरिटी फंड्स, जो अथॉरिटी मैनेज करती है फंड कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट डेवलपर्स एंड इंश्योर करती है कि एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो है वो कैरिड आउट होए इफिशेंटली, ठीक है। ये रही हमारी कैंपा फंड मैनेजमेंट। कैसे होती है, मैनेज्ड फंड फॉर एफॉरेस्टेशन, लाइक अगर हमारे पास कोई भी लाइक कंपनी इस्टाब्लिश हो रही है तो वहाँ पे आप में दिख रहा है कि लिमिटेड एफॉरेस्टेशन हुआ कोई भी लैंड डाइवर्जन की वजह से, तो हम मैनेज करेंगे फ़ंड ताकि हम एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी कहीं और करा सकें। ऐसा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा फॉरेस्ट कवर और बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी घट भी रही है यहाँ पे, लेकिन हाँ हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है यहाँ पे कैंपा, ओके। लाइक इसमें 90% जो होता है वो स्टेट होल्डर्स को दिया जाता है। लाइक स्टेट में जो होता है स्टेट कैंपा जो होता है और एक सेंटर के द्वारा भी होता है, तो वहाँ पे 10% दिया जाता है। तो 10% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिटेन करती है। तो इट इज़ 10% का क्या होता है, फॉर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, वो नेचुरल रीजनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और अगर कोई विलेज एक जगह से दूसरी जगह है ना लोकलाइज हो रहा है, कुछ हो रहा है वहाँ पे, ऐसे बहुत बार आप देखोगे कि कहीं पे डैम वैम बन रहा है तो विलेज वहाँ पे हटता है वहाँ से, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो ये 10% जो फंड होता है वो इसलिए काम आता है। लेकिन 90% जो होता है वो दे दिया जाता है, ओके, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स समझ आ रहा है, लाइक कार्बन क्रेडिट्स ऐसे परमिट्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं टू एमिट द सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जिससे जब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कम यहाँ पे एमिट करेंगे तो तब हमें कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, ओके। और अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी इसमें इंक्लूडेड है, दे आर ट्रेडेड इन अ कार्बन मार्केट। क्या होता है इससे फाइनेंशियल इनिशिएटिव फॉर रिड्यूसिंग एमिशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। लाइक क्या होता है ना कि आजकल ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में लाइक सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी से सम टाइम ऑफ कार्बन क्रेडिट्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट उसका कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो वो चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना।
है ना। तो यहाँ पर ये है किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती है कार्बन मार्केट में, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी गोल को अचीव कर सके। लाइक कार्बन क्रेडिट्स हैं और कार्बन मार्केट है। तो कार्बन क्रेडिट्स जो है वो एनेबल करते हैं इमिशन और ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल इनिशिएटिव, एंड कार्बन मार्केट्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो कार्बन क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है बस। अब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये क्या है बच्चे? रिन्यूएबिलिटी ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि लाइक जो अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था वो इसके अंदर आना था। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, वो इसमें सर्टिफिकेट मिलता है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर कि लाइक कोई भी, ये इसके अंदर आता है, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आता है ये। तो ये होता क्या है इसमें कि सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। सर्टिफिकेट्स तब दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने बोला कि लाइक 1 REC, ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट तब दिया जाएगा जब 1 मेगावाट आवर एनर्जी जो होगी वो जनरेट होगी, इट इज़ बीइंग जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, ये चीज़ है, समझ आई बात। तो इस तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। वही है अगेन, ये इस तरीके का मैकेनिज़्म है जिससे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यहाँ पे प्रमोट होगा और इससे हेल्प होगी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, सो ये भी बेसिक था। अभी यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। कुछ नहीं है इसमें, अगेन हमने क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी गोल को अचीव करने के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी सोलर और नॉन सोलर दो तरीके ये भी हो सकता है इसके अंदर। और इससे आपको एक लाइक ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके आपको एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स मिलने लगेंगे। आपको CERC मतलब जहाँ पे रेगुलेशन स्टेटिंग प्रोसीजर होते हैं फॉर दी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस करानी पड़ेगी फॉर सर्टिफिकेट्स। तो वहाँ पे भी उनका मिनिमम होता है कि इतने किलोवाट या इतना आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ओवरव्यू में आप पढ़ोगे ना तो ये सारे, बस इतना ही याद रखना है। अगर आपने ओवरव्यू में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप कमेंट में बता देना। ओके, लाइक ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो हमारा रिन्यूएबल वही सस्टेनेबिलिटी गोल्स ही अचीव करना है हमने। ओके, सो ये सारे इंटरनेशनल हैं, ये सारे हमने चीज़ें पढ़ी। अगर आप मुझे बताएंगे कैसा आपको लगा ये वीडियो तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की एनर्जी ख़त्म हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग। ओके, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए एंड बी पर्टिकुलर अबाउट दी डेट्स जो मैंने आपको बताई। बी पर्टिकुलर अबाउट दी ऑब्जेक्टिव गोल्स जो मैंने पर्टिकुलर आपको बताया। जो जो चीज़ें आ सकती है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, रादर देन इधर उधर भटक नहीं जाना है। ठीक है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही थी वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया, मे बी क्वेश्चन अराइज हो जाए। मैं नहीं चाहती आपका एक भी मार्क्स कटे, लेकिन मैं जो डेट वगैरह बताई हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं वो याद कर लेना है और इसमें से काम हो जाएगा। फिर तो आप बड़ा चढ़ा के लिख ही सकते हो, है ना। तो वो आपके ऊपर है। ओके।